सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप देख रहे हो स्केच गुरु यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्केचवेयर को यूज़ करना एंड उसके इंटरफेस के बारे में बात करेंगे एंड कुछ जो फ्यूचर है उसके अंदर जो बहुत से लोगों को यूज़ करना नहीं आता है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो कंप्लीटली वॉच करना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। एंड सबसे पहले हम अपने स्केचवेयर पे आ जाएंगे। तो स्केचवेयर प्रो को ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके रखे हैं पहले से। तो हम यहाँ से पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं एंड कैसे इसको यूज़ करना होता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 लाइन दिख रहा होगा एंड 3 लाइन में जाके डेवलपर टूल आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे एक सिस्टम सेटिंग्स होगा। तो ये वाला जो चीज़ है ना, इसमें 3 ऑप्शन है यहाँ पे जो जिनको आप यूज़ कर सकते हो। पहला सिस्टम सेटिंग्स, दूसरा डेवलपर टूल्स और तीसरा यहाँ पे क्रिएट रिलीज की स्टोर। तो इन चीज़ों के बारे में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। तो इनको कहाँ पे यूज़ करना होता है, कैसे यूज़ करना होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सिस्टम सेटिंग्स में चलते हैं एंड यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ऑटो सेव व्हेन यू एग्जिट फ्रॉम प्रोजेक्ट। यानी इसका मतलब ये होता है अगर आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो और मान लो आप एकदम से एग्जिट कर जाते हो उसमें से, यहाँ पे बैक वाला बटन प्रेस करके एग्जिट कर जाते हो, तो अगर आपका ये डिसेबल है तो जो आपको प्रोजेक्ट होगा ना वो सेव नहीं होगा, आपका जो कोड होगा वो सेव नहीं होगा। मान लो आपको बहुत से बार क्रेश आ जाता है ना एप्लीकेशन में, तो जैसे आपका एप्लीकेशन क्रेश हो गया, ये वाला स्केचवेयर प्रो क्रेश हो गया, तो अगर ये आपका बंद है तो जो आपने उसमें डाटा आप बना रहे थे उस टाइम, ठीक है, उस टाइम में जो डाटा उसके अंदर ऐड कर रहे थे, ब्लॉक्स वगैरह यूज़ कर रहे थे, वो सारा ना रीसेट हो जाएगा, हट जाएगा। और अगर ये इनेबल रहता है तो वो सारा सेव हो जाएगा, ठीक है, अगर ऐसे क्रेश रहता है। तो ये चीज़ें हो गई। एंड ये वाला सेटिंग वाइब्रेशन, तो अगर आप इसको बंद रखते हो तो जब आप कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो कोई भी व्यू को, तो अगर आपका ये बंद रहता है तो आपका जो वाइब्रेट होता है ना वो नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप इसको इनेबल रखते हो तो फिर ये वाइब्रेट होगा। तो ये हो गया इसका 2 सेटिंग्स एंड ये बहुत ही बेसिक सा सेटिंग था जो कि आपको जानना भी ज़रूरी है। एंड आपको अभी कहाँ पे चलना है, देखो यहाँ पे चलेंगे अब क्रिएट रिलीज की स्टोर पे। तो की स्टोर जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। की स्टोर एक की होता है जो कि आपको काम आता है जब आप अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे पब्लिश करते हो, तो वहाँ पे आपको ये काम आता है। एंड इसको कैसे क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे आप देख लो। यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट है, जो इसका की है, उसका नाम डालना रहता है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक नाम डाल सकते हो, लाइक अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हो या फिर जिस नाम से भी आप अकाउंट बना रखे हो प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले कंसोल पे, वो नाम यहाँ पे डाल सकते हो या जिस नाम से भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है, उसे कन्फर्म करना है। एंड यहाँ पे वैलिडिटी, यानी ये कितने साल तक आपका की चलेगा, आप इसको कितना भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, 40, 45, 60, 100, जितना भी साल आप इसको करना चाहते हो वो कर सकते हो। अभी यहाँ पे आता है सर्टिफिकेट फर्स्ट एंड लास्ट नेम, यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो पूरा। यहाँ पे आप अपनी कंपनी वगैरह का नाम डाल सकते हो, ठीक है, और उसके नीचे भी आप अपनी कंपनी वगैरह का नाम डाल सकते हो। देखो यहाँ पे जो डिटेल मैन्युअली फिल करना होता है वो आप कर भी सकते हो, नहीं भी, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे जो यहाँ पे मांगा जा रहा है वही यहाँ पे आपको एंटर करना है। आप यहाँ पे अपने कंपनी वगैरह का नाम ऐड कर सकते हो, अपना नाम भी ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे सिटी में आपका जो सिटी है उसका नाम भी ऐड कर सकते हो या फिर कुछ रैंडम भी ऐड कर सकते हो जो कि आपको याद रहे, बस कुछ ऐसा ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट, ठीक है, और यहाँ पे कंट्री कोड। आप इन डिटेलों को अच्छे से भरोगे तो आपका जो फायर स्टोर की होगा, सॉरी फायर स्टोर नहीं, की स्टोर की होगा, वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है, और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये आपका एक प्राइवेट की होता है, आप इसको दूसरे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। अगर आप इसको शेयर करते हो तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम आ सकता है और आपका अकाउंट वगैरह टर्मिनेट भी हो सकता है ये की शेयर करने की वजह से, क्योंकि ये डिटेक्ट किया जाता है। अगर तुम्हारी की से कोई और अपना एप्लीकेशन साइन करके
उसको पब्लिश कर रहा है और उसके ऐप में कोई गड़बड़ी होती है और वो गूगल प्राइवेसी का पॉलिसी का उल्लंघन कर देता है, ठीक है, यानी वायलेट कर देता है उनके प्राइवेसी पॉलिसी को, और उसका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है, तो उसकी वजह से तुम्हारा अकाउंट भी टर्मिनेट हो जाएगा, भले तुम कोई भी गूगल प्राइवेसी पॉलिसी को वॉलेट ना करो, ठीक है। तो ये की आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है कभी भी। एंड ये की बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपको एप्लीकेशन अपलोड करने में, और जब आप अपलोड कर लेते हो उसके बाद ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एप्लीकेशन को अपडेट करने में, क्योंकि अगर आपके पास ये की नहीं बचेगा ना आपके एप्लीकेशन को पब्लिश करने के बाद, तो आप अपने एप्लीकेशन को दोबारा से अपडेट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये आपके पास होना ज़रूर चाहिए। आप इसको कहीं पे ड्राइव में या फिर आप इसको कहीं पे अपलोड करके रख सकते हो सुरक्षित जगह पे, ताकि आप अगर इन फ्यूचर कभी आपके पास से डिलीट हो जाए या आपका फ़ोन खो जाए, दूसरा फ़ोन में आप इसको डाउनलोड कर पाओ, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत बेसिक से डिटेल में आपको बता दिए। एंड अभी चलते हैं तीसरे नंबर पे, जो कि हमारा है डेवलपर टूल्स। तो अभी डेवलपर टूल्स में क्या क्या आता है वो देख लो। यहाँ पे ब्लॉक मैनेजर, और यहाँ पे ब्लॉक सिलेक्टर मेन्यू मैनेजर, उसके बाद आता है कंपोनेंट मैनेजर, उसके बाद इवेंट मैनेजर, लोकल लाइब्रेरी मैनेजर, मोड सेटिंग्स, ओपन वर्किंग डायरेक्टरी, साइन एपीके फाइल विद टेक्स्ट की, और यहाँ पे लोकेट रीडर, ये नया फीचर आया, तो इसका कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं है। तो अभी देखो, अगर हाँ इसका यूज़ तब होता है अगर आपने अपने एप्लीकेशन में अपने प्रोजेक्ट में लॉक को इनेबल किया हो, लेकिन इनेबल नहीं है तो तभी कोई काम का नहीं है। तो अभी ब्लॉक्स मैनेजर क्या होता है, यहाँ से आप अपने ब्लॉक्स को क्रिएट कर सकते हो या कोई ब्लॉक्स को मॉडिफाई कर सकते हो, जो पहले से है उनको मॉडिफाई कर सकते हो और अपना भी ब्लॉक्स बना सकते हो। तो अपना ब्लॉक बनाने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे ब्लॉक का जो बाहरली हिस्सा होता है ना, पहले वाला जो डिस्प्ले होगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है डिस्प्ले इन ऐप परचेस, इंटेंट, यूपीआई, ये इसका डिस्प्ले हो रहा है। एंड जो भी इसके अंदर जो भी इसके अंदर है वो इसके अंदर फिर ब्लॉक है जो यूज़ में आएंगे, ठीक है, यानी ये एक टाइटल की तरह है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब आपको क्रिएट कैसे करना है, यहाँ पे आपको इसका टाइटल देना है और फिर यहाँ से इसका कलर चूज़ कर लेना है कि कैसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में आप इसके अंदर ब्लॉक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से ऐसे आप ब्लॉक्स को क्रिएट कर पाओगे। एंड जो ब्लॉक्स आप यहाँ से डिलीट कर देते हो, तो डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। जब आप डिलीट करोगे ना, अगर परमानेंटली डिलीट करते हो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे डिलीट करने पे गया और यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो अगर मैं परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डालूँगा बिन में तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलता है जहाँ से आपको ये शो करता है कि आपका जो फाइल है वो कहाँ पे सेव हो रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे ब्लॉक्स का फाइल है, यानी प्लेट है ना, वो यहाँ पे सेव है मेरे स्केचवेयर में, स्केचवेयर रिसोर्सेज ब्लॉक माय ब्लॉक, और फिर उसके अंदर ये फाइल है, ठीक है ना। इस फाइल में हमारा टोटल डाटा है एंड ये जेसन टाइप में है और इसको फिर लिस्ट किया जाता है, ठीक है। एंड ये नीचे वाला भी, ठीक है, ये भी ब्लॉक्स है, तो ये भी वहीं पे है, ठीक है ना, सेव। तो ऐसे आप अपने ब्लॉक्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। और बचा है हमारा ये वाला अभी दूसरे नंबर का जो हमारा ब्लॉक सिलेक्टर मैनेजर, मेन्यू मैनेजर। तो इससे क्या होता है, तुमने अभी तुम इसको एडिट नहीं कर सकते, ये ऑप्शन नहीं दिया है। एंड इसमें तुम्हारा व्यू वगैरह रहता है, जो कस्टम व्यू ऐड करके रखे हैं इससे मोड वर्जन के डेवलपर्स, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। एंड तुम्हें यहाँ पे अगर तुम कुछ भी ऐड करते हो तो वो होगा नहीं, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे परमिशन नहीं दिया गया है। लेकिन अगर थ्री डॉट पे जाते हो और यहाँ पे आपको दिखता है कि इंपोर्ट ब्लॉक सिलेक्टर मेन्यूज़, तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। अगर कोई आपके पास इसका फ़ाइल है ना, कस्टम फाइल, तो आप ऐसे यहाँ से जाके उसको इंपोर्ट कर पाओगे और वे मेन्यूज़ यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे थ्री डॉट पे आपको एक्सपर्ट करंट ब्लॉक सिलेक्टर मेन्यू भी मिलेगा, जिससे कि आपने जो मेन्यू सिलेक्टेड है अभी, उस मेन्यू को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, अपने फ़ोन में सेव कर सकते हो दोबारा से इंपोर्ट करने के लिए। यहाँ से टोटल हो जाएगा, ठीक है, टोटल एक्सपोर्ट हो जाएगा, यानी इनको आप सेव करके रख सकते हो और इन फ्यूचर में कभी भी फिर दोबारा से इंपोर्ट कर सकते हो।
एंड उसके बाद में आता है हमारा कंपोनेंट मैनेजर। तो कंपोनेंट मैनेजर देखो बहुत सारे लोगों को यूज़ करना नहीं आता होगा, लेकिन इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। और इसको अगर आप बना लेते हो तो इससे आपका फ़ायदा भी बहुत हो जाता है, आपका जो टाइम बच जाता है इससे, एंड बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मीडिया रिकॉर्डर का इसका खुद मैंने जितना भी यहाँ पे बनाया हुआ है सारा मैंने खुद बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीडिया रिकॉर्डर का जो है ये मैंने खुद बनाया था। तो अभी यहाँ पे ये इसका कंपोनेंट नेम है, ये मैटर नहीं करता है ज़्यादा, लेकिन ये टाइप नेम जो है ना ये मैटर करता है। अभी टाइप नेम क्या होता है, टाइप नेम वो होता है जब आप कोई व्यू को सिलेक्ट करते हो ना, तो उसके अंदर वो जो टाइप होता है ना, कि जैसे टेक्स्ट व्यू, बटन व्यू और चेक्स व्यू, चेक बॉक्स व्यू, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो व्यू टाइप होता है ये। मान लो अगर हमने इसका व्यू टाइप यहाँ पे मीडिया रिकॉर्डर रखा है और मैं इसमें व्यू को सिलेक्ट करने लगूँ तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे यही टाइप का एक वेरिएबल बनाऊँ और उसको रिप्लेस करूँगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसे, और ये इसका वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल टाइप, यानी जो एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट होगा ना वो वाला। अभी प्राइवेट वेरिएबल और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ टाइप, इनको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये होता क्या है अक्सर। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं हम एक प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे ऑन क्लिक में चला जाता हूँ, और यहाँ पे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको उसी के ब्लॉक्स से एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे देखो मैंने ये ब्लॉक्स उठाया। अभी टाइप क्या होता है वो बता रहा हूँ। तो टाइप होता है ये, यहाँ पे देखो, सेलेक्ट ए मीडिया रिकॉर्डर वेरिएबल। तो ये जो हो गया ना यहाँ पे इसका मीडिया रिकॉर्डर, ये इसका टाइप है। अगर आप इसमें और कोई व्यू पास करना चाहोगे तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक मीडिया मीडिया रिकॉर्डर का ही एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, यानी यहाँ पे एक व्यू बनाऊँ, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। अभी उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो हमने मोर बना के रखा है पहले से ना, ये वाला जो ये कंपोनेंट बना के रखा है इसका मीडिया प्लेयर का। तो अगर मैं यहाँ पे मीडिया प्लेयर ले लेता हूँ तो उससे हो जाएगा। लाइक यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एंड जो मेरा मीडिया प्लेयर रिकॉर्डर है उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एम नाम से। और अभी क्या करता हूँ, वेरिएबल्स में जाते हैं। वेरिएबल्स में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अब। आप देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल्स में जाता हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे नीचे में ना मीडिया रिकॉर्डर दिखेगा आपको एम नाम से, इसको ऐसे भी रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका टाइप होता है, ठीक है, ये टाइप होता है जो इसके अंदर है। यहाँ पे ये टाइप हो गया, और ये जो है ये वेरिएबल है। अभी वेरिएबल जो है वो कैसे क्रिएट होता है देखो वो बताता हूँ। तो यहाँ पे हम कोड में आएंगे और कोड को व्यू करेंगे, शो सोर्स कोड, एंड यहाँ पे मेन एक्टिविटी में जाएंगे जहाँ पे हमने कोड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेट के बाद में ना मीडिया रिकॉर्डर आ गया है। तो ये इसका क्लास नेम है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वो टाइप था जो वहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, और यहाँ पे ये वेरिएबल है। तो इस नाम से, एम नाम से एक मीडिया रिकॉर्डर का वेरिएबल क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप इनको यूज़ कर सकते हो। अभी बाकी का जो मोर ब्लॉक्स जो ऑप्शन है उसके अंदर वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डेवलपर टूल्स में बाद में चलते हैं दोबारा से। यहाँ पे दिखेगा आपको इवेंट मैनेजर। अभी इवेंट मैनेजर क्या है, जैसे आपने देखा होगा वेब व्यू में आपका ऑन लोडिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं, और जैसे उसमें आपका ऑन क्लिक होता है और लॉन्ग प्रेस होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। और भी बहुत सारे लिसनर्स होते हैं, तो वो सारे इवेंट मैनेजर में आते हैं। लाइक यहाँ पे देखो स्क्रॉल चेंज, तो ये आपका स्क्रॉल व्यू है। जब आपने अगर आप कोई लेआउट यूज़ करते हो स्क्रॉल व्यू का, ठीक है, तो उसमें जो स्क्रॉल होता है और उसके अंदर जो लिसनर होता है वो ये है। तो वहाँ पे जो ऑप्शन आता है ना आपको, आपके पास वो जो भी आप उसके अंदर कोड एंटर करते हो यहाँ पे रन होता है, ठीक है, यहाँ पे कॉल होता है वो। तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो यहाँ पे ले लेंगे वी स्क्रॉल वी, ठीक है ना।
और इसको लेने के बाद अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे इवेंट्स पे, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑन स्क्रोल्ड ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। अभी इसके अंदर जो आप कोड कर रहे हो, यहाँ पे जो यहाँ पे कोड कर रहे हो वो सारा ऐसे सेट होता है, जहाँ पे मैंने बताया आपको अभी यहाँ पे इवेंट मैनेजर में, तो वो सारा ना यहाँ पे सेट होता है, यहाँ पे कोड आता है वो। यानी ये इतना तो हो गया आपका मेथड, ये तो आपका मेथड का नाम हो गया पूरा। पब्लिक यानी मेथड का टाइप है पब्लिक है, मतलब मेथड की विजिबिलिटी है मॉडिफायर। और यहाँ पे हो गया तुम्हारा वॉइड यानी टाइप, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा ऑन स्क्रॉल चेंज्ड यानी इसका नाम मेथड का। ठीक है, ये मेथड का नाम हो गया। और अगर इसमें कोई वैल्यू पास करना होगा, मान लो हमको इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू पास करने है, तो इंट लिखेंगे और उसको जो नाम देना चाहते हैं वो दे देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्क्रॉल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब इसको स्क्रॉल दे दिया, तो इसके अंदर एक वैल्यू पास हो गया। और अगर इस वैल्यू को अब गेट करना है अपने उसमें, तो हम कैसे करेंगे, मान लो हमें इसको टेक्स्ट व्यू में शो कराना है, तो हम ऐसे लिखेंगे टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और उसके अंदर हम इसको गेट करेंगे। तो इंटीजर को टेक्स्ट व्यू में डायरेक्टली गेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीजर का जो टाइप है वो इंटीजर है, और इसका जो टाइप होता है टेक्स्ट व्यू का वो होता है स्ट्रिंग। तो अभी इंटीजर को स्ट्रिंग में यूज़ करने के लिए, गेट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक मेथड का यूज़ करना पड़ता है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और उसके बाद में इसके अंदर आपको जो भी इंटीजर है आपका, जो भी आपका वैल्यू है दूसरे टाइप का, उसको इसके अंदर पास कर देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद इसको क्लोज़ कर देना है कोड को। अभी इसके अंदर जो इंटीजर में जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पे शो करेगा, टेक्स्ट व्यू के अंदर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ऐसे ये यूज़ होता है स्क्रॉल, जो भी है स्क्रॉल बार वाला सिस्टम ना, तो ऐसे यूज़ किया जाता है। एंड ऐसे आप खुद का बना सकते हो। अभी जो सबसे ऊपर में लिखा है ये इवेंट का नाम है, ये नाम जो वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है, ये डिस्प्ले कहाँ पे हो रहा था वो भी दिखाऊंगा, तो वो सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे आप एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो ऑन स्क्रोल्ड। ठीक है, तो अभी दिखाता हूँ आपको कि स्क्रोल, हाँ ये रहा ना, स्क्रोल वी ऑन स्क्रोल्ड, तो ये इसका नाम है। जो अभी वहाँ पे आप देख रहे थे ना डिस्प्ले, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अभी बाकी का जो डेवलपर टूल्स में ऑप्शन है लोकल लाइब्रेरी का है, तो यहाँ से आप कुछ खास नहीं कर सकते, बस लाइब्रेरी को डिलीट कर सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो। अभी लाइब्रेरी को डाउनलोड करने के लिए उसका डिपेंडेंसी यूआरएल चाहिए होता है, और उसको यहाँ पे पेस्ट करना होता है, और उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो अगर वो इंटरनेट पे अवेलेबल है तो। अभी यहाँ पे मोड सेटिंग्स में चलेंगे, और इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये ऑप्शन आपको यूज़फुल भी है काफ़ी ज़्यादा, और इनका यूज़ कैसे करना है अगर आपको पता है तो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो बैकअप फाइल नेम फॉर्मेट, इससे स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे से। तो जब आप अपने प्रोजेक्ट का बैकअप लेते हो, बैकअप बना रहे हो तो स्केचवेयर से, तो वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का जो नेम होता है फाइल का वो क्या रहना चाहिए, वो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो। तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे अगर साइन लगा, डॉलर साइन लगा के प्रोजेक्ट नेम लिख देते हो, तो प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, यानी जो भी प्रोजेक्ट का आपने नाम रखा होगा वो प्रोजेक्ट फाइल का नाम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप डॉलर साइन लगा के वर्जन कोड लगा देते हो, तो ऐप का जो वर्जन होगा वो भी आ जाएगा। उसके बाद में ऐसे ही डॉलर साइन लगा के नाम लगा देते हो वर्जन नाम, तो यहाँ पे ऐप का वर्जन नेम जो होगा ना वो आ जाएगा, पैकेज नेम जो होगा वो आ जाएगा, और उसके बाद में टाइम इन एमएस, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पैकेज नेम में। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम से यूज़ किया, तो जो भी मैं प्रोजेक्ट का नेम रखूँगा वही मेरे SWB फाइल का नाम हो जाएगा जब मैं बैकअप करूँगा। ठीक है, अभी बुल्ड-इन ब्लॉक्स में स्लो डाउन लोडिंग ब्लॉक्स इन लॉजिक एडिटर। ठीक है, तो ये मतलब क्या काम करता है, जब आप स्केचवेयर के अंदर कोडिंग करते हो, ठीक है, और वहाँ पे जो कोड एडिटर होता है,
तो उसके अंदर जब कोड होता है ना जो भी, वो एकदम स्मूथली थोड़ा सा स्क्रॉल होता है, ठीक है। ये उसको काम करता है। अगर आप इसको बंद कर दे तो ऐसे ही डायरेक्टली होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे शो और वेरिएबल ब्लॉक्स, यानी जितने भी ब्लॉक्स होते हैं आपके प्रोजेक्ट में, आपके एप्लीकेशन में, स्केचवेयर प्रो में, थर्ड पार्टी वाले, जो कि तब शो होते हैं जब आप कोई उनसे रिलेटेड इंपोर्ट करते हो व्यू को, तब जाके वो शो होते हैं। अगर आप इसको ऑफ रखते हो तब, लेकिन अगर आप इसको ऑन रखते हो तो ऑलवेज ऑन ही रहेंगे टोटली। अभी वो कैसे रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं इसको ओपन ही रख रहा हूँ, तभी मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड कंपोनेंट में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, कंपोनेंट में पहले अगर आप स्केचवेयर नॉर्मली यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको किसी भी एक कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करके उस कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके उसके जो ब्लॉक्स होंगे, ऐसे ब्लॉक्स, वो अवेलेबल होंगे। मान लो तुम्हें इंटेंट का यूज़ करना है तो इंटेंट आपको ऐसे जैसे अभी मिल रहा है ना, ऐसे नहीं मिलेगा अगर आपने वो वाला ऑप्शन बंद किया हुआ है। लेकिन अगर आप ऑप्शन को ऑन रखते हो तो आप इंटेंट को क्रिएट भी ना करो, तभी भी आप ये वाले ब्लॉक्स यहाँ पे देख सकते हो और उनको यूज़ भी कर सकते हो। ऐसे शेयर्ड परफॉर्मेंस का और सारी ब्लॉक्स का ऐसे यूज़ होता है। मान लो अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे सिर्फ वही ब्लॉक्स दिखे जो जिनके कंपोनेंट्स को आपने ऐड किया हुआ है, तो आप उस वाले फीचर को जो मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पे, ये वाला जो फीचर है, इसको ऑफ़ करके रख दो, ठीक है। ऑफ़ करके रखोगे तो आपको वही ब्लॉक्स दिखेंगे जिनको आपने, जिसके कंपोनेंट को आपने ऐड करके रखा है, ठीक है। एंड सोल ऑल ब्लॉक्स ऑफ प्लेट्स, तो ये भी वही काम करता है। तो ये सारे ब्लॉक्स को शो करेगा, ठीक है। तो दोनों ऑन रहने चाहिए एक साथ में ना। अभी यहाँ पे बैकअप डायरेक्टरी, तो बैकअप कहाँ हो रहा है, जब आप बैकअप बना रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स का, वो बैकअप कहाँ हो रहा है वो यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्केचवेयर के बाय डिफ़ॉल्ट बैकअप फोल्डर में है। उसके बाद में यूज़ लेगेसी कोड एडिटर, जो कि इसका नया वर्जन कोड एडिटर है। एंड मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको यूज़ करो, क्योंकि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस इस पर बहुत ख़राब रहा है। मैंने इसको यूज़ किया है काफ़ी दिन, तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है और इतना अच्छा नहीं चलता ये। जो अभी नॉर्मल वाला यूज़ कर रहा हूँ इस पर, वो वाला काफ़ी मस्त है। एंड्रॉयड स्टूडियो वाला फ़ील आता है और उससे काम भी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड रूट प्रोजेक्ट विद इंस्टॉल प्रोजेक्ट्स विद रूट एक्सेस, अगर आपका डिवाइस रूट है तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, ठीक है। एंड आप रूट एक्सेस की मदद से इंस्टॉल प्रोजेक्ट विद रूट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लॉन्च प्रोजेक्ट्स आफ्टर इंस्टॉलिंग, ओपन प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर ऑटो इंस्टॉलेशन यूजिंग रूट, यानी जब आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, और जैसे आप उस पर क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करते हो तो आपका प्रोजेक्ट जो होगा ना एकदम से ओपन हो जाएगा। यानी आपको कोई भी चेंजेस करने के लिए नहीं देगा, ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ अभी के लिए, एंड मैं एग्ज़िट करता हूँ इससे, और मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। अब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे दूँगा, और ये जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अब जैसे इस पर मैं क्रिएट करूँगा तो देखो ये जो प्रोजेक्ट है ना ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा अगर आप उसको ऑन रखते हो। तो अभी मैंने चेंज तो कर दिया, मैंने ऑफ़ कर दिया, बट यहाँ पे फिर भी ओपन हो गया क्योंकि वो सेटिंग्स सेव नहीं हुई है। मैं अभी एप्लीकेशन पे हूँ, मेरे को ये एक बार क्लोज़ करना पड़ेगा तब जाके वो काम करेगा। तो अगर ये आप ऑन रखते हो ये वाला, ठीक है, तो ऐसे होगा। और अगर आप इसको ऑफ़ रखते हो तो जब आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो ओपन नहीं होगा। यूज़ न्यू वर्जन कंट्रोल, तो यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स मिलते हैं वो आप न्यू वर्जन की यूज़ करना चाहते हो या पुराना वाला वर्जन जो था वो ही यूज़ करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। एंड उसके बाद में आता है इनेबल ब्लॉक टेक्स्ट इनपुट हाईलाइटिंग, तो जो भी ब्लॉक्स में टेक्स्ट रहते हैं एंड आपने देखा होगा प्रोग्रामेटिकली कलर उनका दिखता है आपको,
तो अगर आपको इससे चाहिए तो आप इसको इनेबल करके रख सकते हो, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा रखो, क्योंकि प्रोग्रामिंग का फील तभी आता है जब आप प्रोग्रामिंग टाइप में उसको चलाते हो। अभी इसका हो गया। एंड यहाँ पे ओपन वर्किंग डायरेक्टली, यहाँ पे आप जो इसमें असिस्ट में इसमें जो फाइल लगे हैं इस एप्लीकेशन में स्केचवेयर प्रो में, यहाँ से जाके आप उन फाइल्स को देख सकते हो, जैसे कि लाइब्रेरीज लगी हैं ये वाली, और इनको एडिट भी यहाँ से आप कर सकते हो। मान लो मेरे को ये वाला करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हो। लेकिन आप इसके साथ में कुछ ज़्यादा एडिट नहीं कर सकते। अगर कोई फाइल है उसमें टेक्स्ट वगैरह ही चेंज कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा इसका कोई ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं है और ये फ्यूचर वेस्ट एक तरह से। अभी आता है साइन इन APK फाइल विद टेस्ट की। तो आप कोई भी APK को टेस्ट की के साथ में यहाँ पे शाइन कर सकते हो, इस पर क्लिक करके और अपना APK चुन के, ठीक है ना। एंड ये वाला जो लोकेट मैंने बताया था, तो इसका यूज़ तो कोई ख़ास है नहीं। अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे लोगे तो ओपन ऑन रखते हो, इनेबल रखते हो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये मोर ब्लॉक का हो गया, सॉरी कंपोनेंट का हो गया। और अभी मैं आपको बताता हूँ जो आपका इंटरफेस होता है स्केचवेयर का, उसका, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे व्यूज़ मिलेंगे, यानी ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे लेआउट्स हैं। लेआउट्स आपका H, लीनियर V, स्क्रॉल H, स्क्रॉल V, कितनी तरह के आपको यहाँ पे लेआउट मिल जाएंगे। अब इन सारे लेआउट्स का क्या यूज़ है तो वो तो मैं आपको प्रॉपरली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा अभी। तो जो आपका लीनियर H है, लीनियर H यानी लीनियर हॉरिजॉन्टल, यानी जो भी इसके अंदर आप आइटम रखते हो वो एक के बाद एक आगे पीछे शो करेगा, यानी ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे शो करेगा। मान लो मैं इसमें एक टेक्स्ट व्यू लिया और ये लीनियर H है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल टाइप है। एक और लिया तो इसके बराबर में आया है, ना कि इसके नीचे। लेकिन अगर यहीं पे मैं इसका जो ओरिएंटेशन है उसको यहाँ पे वर्टिकल कर देता हूँ तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लीनियर V को यूज़ करता हूँ और इसके अंदर दो टेक्स्ट व्यू ऐड करता हूँ तो वो बिना कुछ किए ऊपर नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला लीनियर लेआउट वर्टिकल है और ये वाला हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और इनका भी वही काम है। अगर आप स्क्रॉल H में डालोगे तो लेफ़्ट एंड राइट में स्वाइप कर पाओगे, स्क्रॉल कर पाओगे। और अगर आप इसमें V में डालोगे, स्क्रॉल V, तो आप इसमें ऊपर नीचे स्क्रॉल कर पाओगे, स्वाइप कर पाओगे अपने जो भी व्यू होगा या जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर उसको, ठीक है। तो इनका आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। एंड और भी कई तरह के लेआउट होते हैं इसमें जो कि स्केचवेयर पे टोटली अवेलेबल नहीं है। लाइक एक कंस्टेंस लेआउट होता है, एक रिलेटिव लेआउट होता है, एक फ्रेम लेआउट होता है और एक टेबल लेआउट होता है। और भी 2-3 लेआउट होते हैं जो अवेलेबल है एंड्रॉयड स्टूडियो पे, तो वो आपको स्केचवेयर प्रो पे नहीं मिलेंगे। और अगर मैं आपको बोलूँ तो जो कंस्टेंस लेआउट होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि उसमें तुम व्यूज़ अपना कोई भी एक ऑब्जेक्ट को, व्यू को कहीं पे भी सेट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के अनुसार। तो वो काफ़ी पावरफुल है। एंड ज़्यादातर वही यूज़ होता है UI वगैरह बनाने में ना, कोई भी ऐसा डिज़ाइनिंग UI करना रहता है तो उसमें वो यूज़ होता है। टेबल लेआउट का आपको पता होगा, ये टैब होता है 1 2 3, ये इससे अधिक आप बना सकते हो या इससे कम भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये टेब लेआउट होता है। एंड उसके बाद में बटन नेविगेशन, ये क्या रहता है, नीचे आएगा सबसे नीचे। एंड वहाँ पे आपने देखा होगा होम और बैक, जैसे कि यहाँ पे मेरे ये वाले आए हुए हैं, तो ये बटन नेविगेशन ही है एक तरह के, ठीक है ना। ये डिवाइस के हैं और ये अपना कस्टम रहता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आप इनको ऐसे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे क्लोजिंग टूल बार, ये जो है ये एक टूल ही बार होता है, जैसे यहाँ पे हमारा ऊपर आया हुआ है ना, यहाँ पे ऊपर ऐसे ही रहता है, ठीक है ना। ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है एंड इसका यूज़ भी कोई इतना ख़ास नहीं है, तो इसको हटा देते हैं अभी के लिए।
एंड अभी उसके बाद में आ जाता है तुम्हारा कार्ड व्यू। अभी कार्ड व्यू के बारे में आपको पता होगा। कार्ड व्यू के अंदर आप जो भी एंटर करोगे, जो भी चीज़ को ऐड करोगे, उस चीज़ को आप रिड्यूस कर सकते हो, उसके बैकग्राउंड में शैडो डाल सकते हो, शैडो ऐड कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड इसका जो टाइप दिया है इन्होंने, यानी जो इसका लेआउट टाइप है वो फ्रेम लेआउट है। फ्रेम लेआउट क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को ना एक के ऊपर एक के ऊपर एक कर देता है, ठीक है। यानी वो आगे पीछे नहीं करता है चीज़ों को। अगर तुमने 2-3 चीज़ें ली हैं और तुमने उनकी ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर दी है, तो ऊपर नीचे आ जाएंगे, ना कि अगल बगल में, ठीक है ना। और उसके बाद में आता है तुम्हारा टेक्स्ट इनपुट लेआउट। यानी अगर तुम इसके अंदर एडिट टेक्स्ट को यूज़ करते हो, तो जो एडिट टेक्स्ट का हिंट होगा वो तुम्हारा टेक्स्ट इनपुट लेआउट में शो करेगा, जो कि आपने बहुत सारे एप्लीकेशन में देखा भी होगा। एंड उसके बाद में आता है स्वाइप रिफ्रेश लेआउट। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो जैसे आपने क्राउन ब्राउज़र वगैरह या बहुत सारे एप्लीकेशंस पे देखा होगा, ऊपर से स्क्रॉल डाउन करते हैं इसे तो एक प्रोग्रेस बार घूमने लग जाता है, तो ये वही काम करता है, ठीक है। एंड उसके बाद में बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं नीचे भी, ये वाले, ठीक है, ब्लॉक्स नहीं, कंपोनेंट या इवेंट्स। तो ये सारे ऐसे यूज़ होते हैं। एंड अगर आप एक और इस पर हाईली डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो यार कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। एंड मैं एक कोर्स भी ला रहा हूँ जिसमें आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी एडवांस लेवल तक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको यूज़ करना है, क्या फीचर क्या काम करता है, वो सारी चीज़ें एक कोर्स के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो उस कोर्स को ज्वाइन कर लेना। जैसे ही वो आएगा मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अनाउंसमेंट कर दूंगा, तो मेरे टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए हो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि यार आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।